नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिनेश के ओरा। स्वागत है आपका न्यूज टाइम और एसएस न्यूज के इस मंच पर। दोस्तों, राजनीति अगर शुचितापूर्ण हो, ईमानदार हो, सच्चाई के साथ चलती हो, तो यकीन मानिए उस देश की अर्थव्यवस्था भी उन्नत होकर ऊंचाइयों को छूती है। लेकिन जब हमारी राजनीति गर्त में चली जाए, तो आप यकीन मानिए अर्थव्यवस्था के जो आईने आपको दिखाए जाते हैं, वो भी लोहे के ऊपर सोने का वर्क चढ़ा होता है। अगर आप उसकी परत को कुरेद कर देखेंगे, तो उसके नीचे आपको सिर्फ जंग लगे लोहा मिलेगा, यानी कि रस्टेड आयरन मिलेगा और कुछ नहीं मिलेगा। मैं बात असमानता की नहीं कर रहा हूं, मैं बात कुछ और पैरामीटर की नहीं कर रहा हूं, मैं ओवरऑल एक डोमेन की कर रहा हूं कि जो इकोनॉमिक डोमेन और पॉलिटिकल डोमेन ये आपस में जुड़े हुए हैं। तीसरी बात, जिस देश के अंदर सामाजिक सौहार्द और सामंजस्य बिगड़ जाता है, इसको आज बहुत क्लियर शब्दों में कुछ बहुत प्रमुख अंग्रेजी के न्यूज़पेपर्स ने अपने एडिटोरियल्स में कहा है कि आपकी चमक, दमक, ग्रोथ सब अधूरी है अगर आपके सामने जो संभावित खतरे हैं, जहां सामाजिक रूप से बिखरता हुआ ताना बाना हो, तो यकीन मानिए आने वाले दिन बहुत कठिनाई भरे होंगे। क्योंकि जो देश अंदर से बट जाता है, उसकी ना केवल राजनीति बढ़ती है, उसकी अर्थव्यवस्था भी बढ़ जाती है और वो गर्त में जाना शुरू हो जाता है। आज मैं बात करूंगा कैसे मोदी जी की अर्थव्यवस्था ने भारत की अर्थनीति को ध्वस्त किया। मेरा एक पेट वाक्य है और कई लोग उसका इस्तेमाल भी करते हैं, और मेरा वो पेट वाक्य है जो मैंने कई बार अपने प्रोग्राम्स में भी कहा, कई बार भाजपा के नेताओं से भी मैंने ये बात की, और मैंने कहा मेरा यह मानना है कि अर्थव्यवस्था हमेशा सीढ़ियों से ऊपर जाती है, लिफ्ट से नहीं। तो कहते हैं कि सीढ़ियों से, मैंने कहा जी हां, आप दुनिया का इतिहास उठा के देख लीजिए, ये कोई ऐसी चीज नहीं कि आज 1 है तो कल 10 और परसों 100 ना। ये लिफ्ट नहीं कि बटन दबाया 1 से 10 पे गए और 10 से 50 पे गए। ये कोई बुर्ज खलीफा की लिफ्ट नहीं है। ये हमारी जो अर्थव्यवस्था है या जो सामाजिक व्यवस्थाएं हैं, ये सीढ़ियों से ऊपर जाती हैं। एक एक स्टेप हम इंप्रूव करते हैं, तब कहीं जाके हम अपनी मंजिल पर पहुंचते हैं। यानी कि जैसे कि बेस कैंप से जब आप एवरेस्ट की चोटी पर जाते हैं, कहते हैं वो पेरेटो प्रिंसिपल है 80-20 का, कि आपको 80% सफलता के लिए सिर्फ 20% मेहनत की जरूरत है। लेकिन उसके ऊपर का जो कठिन पार्ट है, जो आपको दिखाई देता है बेस कैंप से लेके टॉप का, जहां पर मुश्किल से 4-5 हजार फीट बचता है, नीचे का 20,000 फुट तो बहुत जल्दी कवर होता है, लेकिन उसके लिए आपको 80% का स्टेमिना चाहिए होता है, एफर्ट चाहिए होता है। इसलिए मैं कहता हूं कि अर्थव्यवस्था जो है वो आखिरी, वो जो क्या कहते हैं ना 4,000 फुट की ऊंचाई है एवरेस्ट की, ये उसके बराबर होती है। आज इसी विषय पर बात करेंगे और कुछ डेटा भी देंगे, लेकिन इससे पहले आज मेरे साथ जो 3 मेहमान मौजूद हैं, वो तीनों ही अर्थशास्त्री हैं। हालांकि आपने उन सब को देखा जाए तो एक पॉलिटिकल एनालिस्ट के रूप में, एक सोशल एनालिस्ट के रूप में भी देखा है, लेकिन आज वो तीनों एक अर्थशास्त्री की भूमिका में भी हैं, और जो लिंकेजेस क्रिएट होती हैं खास तौर से जो कहते हैं कि राजनीति के साथ, उसके बारे में भी उनके पास जो जानकारियां हैं वो बहुत सूक्ष्म हैं। मैं स्वागत करूंगा डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी का, डॉक्टर हरि देसाई जी का और हिमांशु भयानी जी का। बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं शॉर्ट में कुछ डेटा रखना चाहूंगा कि अल्टीमेटली हमारी इकोनॉमी, उसका आईना, कि वो क्या हो रहा है। एक छोटी सी कुछ स्लाइड्स हैं, आपको दिखाता हूं दर्शक मित्रों। सबसे पहले जीडीपी ग्रोथ, बहुत बड़ा आईना दिखाया जाता है। मनमोहन सिंह के 10 साल, इनके 10 साल का एवरेज है 7.06% जीडीपी ग्रोथ का। 10 साल का इंडिविजुअली हर साल का यहां पर जीडीपी ग्रोथ दी हुई है, और जो टोटल आता है 10 साल का एवरेज 7.06%। हालांकि ये बात सच है कि जो पहले 5 साल थे उनके बहुत अच्छे थे, और जो दूसरे 5 साल है वो इतने अच्छे नहीं थे, लेकिन इतने बुरे भी नहीं थे जितने दिखाए जाते हैं। मोदी जी के 10 साल, 9 साल की ग्रोथ हमारे पास आ चुकी है, लेकिन 10वें साल को मैंने, हालांकि एक्सपेक्टेड 6.2%, 6.1% है, लेकिन मैंने अपने इस डेटा के अंदर 10वें साल की ग्रोथ भी 7% पकड़ी है। मैंने 6.1, 6.2 नहीं लिया है। मुझे मालूम है कि वो 7% क्रॉस नहीं करेगा, वो अपर लिमिट है। मैंने 7% अपर लिमिट लिया है।
मोदी जी के 10 साल की ग्रोथ 5.8%, एग्जैक्टली मनमोहन सिंह से 1.25% कम। आप सोचिए, बहुत बड़ा गैप है ये। यहां पर अगर बड़े स्कोर में दिखाऊं, लास्ट 10 ईयर्स में मनमोहन सिंह 7.06%, नरेंद्र मोदी 5.8% फॉर 10 ईयर्स, इट इज नॉट फॉर 9 ईयर्स। इंडिया का डेट 55 लाख करोड़ 2014 के अंदर, पिछले साल 155 लाख करोड़। ये दो स्लाइड्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की हैं। लेकिन इस साल जो डेट और बढ़कर 173 लाख करोड़, जो कि 31 मार्च 2024 में होगा, ये सरकार के डेटा हैं, मेरे नहीं। तो 55 लाख करोड़ से 173 लाख करोड़ का हमारा कर्जा 117 लाख करोड़ मोदी जी ने 10 साल में लिए। अब इससे ज्यादा मैं क्या कहूं, जबकि उसके पहले के 65 सालों में 55 लाख करोड़ हैं। दिस इज कॉल्ड डेट ट्रैप। 43 पैसा जो इंडिया का रेवेन्यू है, जो अर्न होता है, वो हमारा इंटरेस्ट रीपेमेंट के अंदर जाता है या रीपेमेंट में जाता है। थोड़े दिनों में ये डेट ट्रैप ऐसा होगा कि ये 50% पे चला जाएगा, क्योंकि एक भी बुरा साल अगर इकोनॉमी के अंदर आता है तो वो 3-4 साल आने वाले जो है उन्हें खराब करके चला जाता है और आपकी ग्रोथ नहीं मिलती है। अभी ग्रोथ थोड़ी सी बेहतर है तो आपको ये 43% देने में तकलीफ नहीं है, लेकिन जिस टाइम जरा सा एक ड्रॉप आया, वहीं पर ये बढ़कर 50-55% पे जाएगा और वहां से दिक्कतें स्टार्ट होती है। कुछ डेटा जो अभी लेटेस्ट मेरे पास आए हैं जुलाई के, इन्फ्लेशन, महंगाई 7.44%। इसका अगर मैं बाइफर्केशन करूं तो शहरों के अंदर जो महंगाई है 7.63% और शहर और गांव में 7.2%। मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ लास्ट ईयर 1.3%। जुलाई एक्सपोर्ट्स डाउन टू 32 बिलियन, हम वापस से 2014 के फिगर पे चले गए हैं। इंपोर्ट्स एट 52 बिलियन। इसका मतलब है कि अगर हर बिलियन जो नीचे जाता है, चाहे वो एक्सपोर्ट में हो चाहे इंपोर्ट में हो, उसके साथ जुड़े होते हैं मिलियंस ऑफ जॉब, लाखों नहीं मिलियंस, और वो भी चले जाते हैं। एक्सपोर्ट टारगेट और 900 बिलियन, यानी कि सर्विसेज और खासतौर से क्या कहते हैं कि गुड्स का, मुझे लगता है चंद्रमा को प्राप्त करने जैसा है ये, क्योंकि हम किसी भी हालत में $400 बिलियन इस साल गुड्स में एक्सपोर्ट नहीं, टारगेट क्रॉस नहीं करेंगे, और उसके ऊपर मुश्किल से $200-250 बिलियन हमारा उसका होगा, क्या कहते हैं कि सर्विसेज का। तो हम 650 और 700 के बीच में आएंगे, जो लास्ट ईयर था उससे भी कम होंगे, लेकिन इनका टारगेट 900 बिलियन का है, नहीं हो सकता। भारत के प्रोजेक्ट तिलहन और दलहन, यानी कि खाने के तेल और दालों के प्रोजेक्ट पिछले 5 सालों में पूरी तरह से फ्लॉप हुए हैं। हमारे हालात ये हो गए हैं कि हमें ऑलमोस्ट 40-60% जो खाने का तेल है और दालें हैं, हमें बाहर से इंपोर्ट करना पड़ता है, और उसमें कोई कमी नहीं आई है। और तो और मिल्क की शॉर्टेजेस महसूस की जा रही हैं, और सरकार का स्टेटमेंट है कि हम मिल्क प्रोडक्ट्स भी इंपोर्ट कर सकते हैं, हालात यही रहे तो। और 1-1.5 साल के अंदर जो दूध के दाम है 42-43 रुपए से बढ़कर 60 से 70 रुपए लीटर इस टाइम मार्केट में है। व्हीट शॉर्टेज, ये तो कई दशक में कभी नहीं हुआ कि भारत व्हीट आयात करे। 2016-17 में एक बार एक्सेप्शनल कंडीशन आई थी, हमें आयात करना पड़ा था, अदरवाइज हम पूरे के पूरे सेल्फ सफिशिएंट थे चावल और खास तौर से व्हीट के अंदर, गेहूं के अंदर। लेकिन हम इतनी गलत पॉलिसी बनाई है हमने, खास तौर से फर्टिलाइजर के बारे में, उसमें पैसा लगाने के बारे में, कि आज हमें $9 मिलियन टन इंपोर्ट करना पड़ रहा है रशिया से, क्योंकि हमें 27 मिलियन टन चाहिए मार्केट के लिए और 5 किलो फ्री अनाज देने के लिए, और हमारे भंडार में 30 मिलियन टन है। सिर्फ 3 मिलियन टन ज्यादा है। एक्चुअली 3 मिलियन टन है नहीं, ये धोखा है आंखों का, क्योंकि जो आंकड़े दिखाए जा रहे हैं पेपर पे वो है ही नहीं है, और उसमें से आधा माल चूहों का खाया हुआ है। तो सरकार पैनिक में है। तो 9 बिलियन टन पहली खेप के रूप में रशिया से इस महीने मंगाया जा रहा है। रुपया ऑलरेडी 83 रुपीज $1 पे पहुंच चुका है। ये यहां पर, ये थोड़ा इसको ब्रॉड में मैंने यहां पर दिखाया है। एक थोड़ा सा बिल्कुल अलग डेटा और दूं, इंडिया कहां स्टैंड करता है। अब तक 919 नोबेल प्राइजेस दुनिया में मिले हैं, इंडिया को सिर्फ 11 नोबेल प्राइज आज तक मिले हैं। साइंस में सिर्फ 1 नोबेल प्राइज मिला है सीवी रमन के रूप में। उसके बाद कभी भी इंडिया को साइंस के अंदर, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिसिन में कभी कोई नोबेल प्राइज नहीं मिला। एक और ऐसा डेटा जो कि आपको चौंका देगा, जो हमारे यहां कहा जाता है ना कि हमारी संस्कृति कितनी महान थी और हमारा भारत कितना महान था, उसका डेटा देखिए। 919 नोबेल प्राइज में से आज तक 211 नोबेल प्राइज ज्यूस को मिले हैं। ये डेटा शायद पहली बार मैं सोशल मीडिया पे डाल रहा हूं, लोगों को चौंकाएगा
कि भारत के सिर्फ 11 और ज्यूज इतनी छोटी कम्युनिटी है, उसको 919 नोबेल प्राइजेस में से 211 नोबेल प्राइज मिले आज तक का। और भारतीयों के नाम पर पिछले 3 साल में कोई भी इन्वेंशन नहीं है, छोटा मोटा एक्सेप्शन छोड़ दो सीवी रामन साहब का या कुछ और होगा। मैंने सोचा आप तक कुछ डेटा मैं पहुंचाऊं और तब मैं बात करूं। ये थे कुछ मेरे ओर से एक मिनी इकोनॉमिक डेटा, महंगाई के भी, व्हीट इंपोर्ट के भी, एक्सपोर्ट के भी, इंपोर्ट के भी। हालांकि पृष्ठभूमि लंबी हो गई, माफी चाहूंगा, लेकिन पहले डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी आपके पास आता हूं। आप अर्थशास्त्री भी हैं। स्थितियां इतनी अच्छी नहीं है जितनी दिखाई जा रही हैं, और मैंने जीडीपी के डेटा, क्योंकि अल्टीमेटली सारी त्रिवेणी ABC, प्राइमरी डेटा, सेकेंडरी डेटा, टर्शरी डेटा, वो मिलके जीडीपी ही तो बनाएंगे, और क्या हो सकता है। लेकिन जहां मनमोहन के 7.06%, मोदी के 10 साल 5.8%, और बाकी डेटा आपके सामने। आपसे एक ओवरव्यू चाहूंगा डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी। अनम्यूट कर लीजिए सर, अनम्यूट कर लीजिए। हमारी सरकार धर्म प्रेमी सरकार है, भगवान पे बहुत भरोसा करती है, और लगता है कि हमारी सरकार ने इस देश की अर्थव्यवस्था को भी भगवान के भरोसे छोड़ दिया, और ये समझा है कि ऑटो पायलट मोड में इकोनॉमी चलती रहेगी, अर्थव्यवस्था को क्या चलाने की जरूरत है। जो लोग पैदा हुए हैं वो कुछ काम करेंगे ही, वो सर्विसेज लेंगे या सर्विसेज देंगे, उससे सरकार को टैक्स मिलेगा ही। लेकिन आप देखिए कि अर्थव्यवस्था में अभी कोई ऐसी चीज नजर नहीं आती कि हमारा उद्धार हो सके। आप देखिए, इंडस्ट्री अपनी क्षमता का केवल 66%, एक आंकड़ा मुझे मिला है, वो केवल क्षमता का 66% ही उपयोग में आ रहा है। MSME की बात करें तो वहां भारी नुकसान की जद में है। इक्विटी मार्केट में लोग निवेश कर रहे हैं, लेकिन उससे कोई क्षमता, हमारी उत्पादकता उसमें बढ़ नहीं रही है, और व्यक्तिगत तौर पे हर व्यक्ति, हर परिवार बहुत ही बुरी स्थिति में पहुंच चुका है। हमारी सरकार को लगता है कि जो कुछ होगा ऑटो पायलट मोड में हो जाएगा और हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, और यही सबसे बड़ी चिंता की बात है, क्योंकि हमारी सरकार को जो सोचना चाहिए, जो करना चाहिए, वो कर नहीं रही है। अब इकोनॉमी को लेकर देखिए, इन्फ्लेशन का रेट 2 दिन पहले जो आया, जुलाई का आंकड़ा आया 7.44%, जो पिछले 15 महीनों का सबसे ज्यादा हाईएस्ट, सबसे बड़ा इन्फ्लेशन रेट है। एक्सपोर्ट और इंपोर्ट की में जो कमी हो रही है, उससे जो लोगों की नौकरियां जा रही है। एक और बात मुझे बहुत चिंताजनक लगती है, वो ये कि हमारी सरकार आंकड़े सही सही प्रस्तुत नहीं करती। एक तो आंकड़े छुपाती है, जो आंकड़े दिखाने चाहिए वो दिखाती नहीं, छुपाती है, और जो आंकड़े दिखाने चाहिए वो दिखाने को मजबूर है, वो आंकड़े सही नहीं दिखा। आप कल्पना कीजिए कि एक कृषि पर निर्भर देश, हमने स्कूल में, कॉलेज के दिनों में हमेशा निबंध का पहला वाक्य यही लिखा कि भारत एक कृषि प्रधान देश है, और यहाँ की 70% से अधिक आबादी खेती पर निर्भर है। ऐसे देश में तिलहनों की कमी है, दलहन की कमी है, वो देश अनाज इंपोर्ट कर रहा है, वहां मिल्क की शॉर्टेज है। इस बारे में जब निर्मला सीतारमण जी से कहा गया तो उन्होंने कहा कि देखिए, हमारे यहाँ लोगों ने अब मिलेट्स खाना शुरू कर दिया, तो ऐसा नहीं कि हमारी अनाज की कमी है, लोग मिलेट्स खा रहे हैं, इसलिए हमें लगता है कि अरे हमारे यहाँ अन्न की कमी हो गई। ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये हमारी सरकार का कहना है। रुपए की जो बदहाली पिछले दिनों हुई है, और अब जो 83 रुपए का $1 हो गया है, उसका रुपए का इतना महंगा होना हमारे एक्सपोर्ट पे, हमारे इंपोर्ट पे क्या असर डालता है, ये बात कही नहीं जा सकती। और मूल बात यह कि हम जो बात करते हैं, हमारी सरकार जो बात करती है, वो कई बार तो बहुत ही अचरज भरी बात होती है कि सरकार कैसी बात करती कि, लेकिन अब जो है सरकार के पास बहुत बड़े और कड़े फैसले लेने का वक्त, लेकिन ये सरकार बड़े और कड़े फैसले लेना नहीं चाहती। ये मंदिर मस्जिद में उलझाए रखना चाहती है, और ये दावा करने में बिल्कुल नहीं हिचकिचाती सरकार और हमारे प्रधानमंत्री जी कि हम दुनिया की
तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी हो जाएंगे हम। इस बार उन्होंने 15 अगस्त पर लाल किले से ये नहीं कहा कि हमारी इकोनॉमी कितने ट्रिलियन डॉलर की होगी, वो आंकड़ा उन्होंने नहीं बताया, लेकिन ये कहा कि हम सबसे बड़ी इकोनॉमी हो जाएंगे और अगले 25 साल के सपने दिखा रहे हैं। तो लगता है कि हम किस दुनिया में हैं। हमारे नेता क्यों नहीं कुछ स्ट्रक्चरल ग्रोथ में, हमारी ग्रोथ का स्ट्रक्चर बदलने के बारे में कुछ सोचते हैं? क्यों नहीं कोई ऐसा फैसला लेते हैं कि जो सब लोगों का भला हो? वैसे मेरी निजी राय है कि इस देश में इकोनॉमी जो बची हुई है वो दो कारणों से बची हुई है। एक सर्विस सेक्टर है, जो सर्विस सेक्टर ने हमारी इकोनॉमी को, हमें डूबने से, हम अभी गले गले तक डूबे हैं, ये पानी सिर के ऊपर चला जाता अगर हमारा सर्विस सेक्टर थोड़ा ठीक ठाक काम नहीं कर रहा होता। एक, और दूसरा हमारा जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर, जो रेहड़ी वाले हैं, छोटे किराने वाले हैं, फल वाले हैं, दुकानदार हैं, उन लोगों ने इस देश की इकोनॉमी को बचा के रखा है। लेकिन ये सरकार उन लोगों पर भी लगातार प्रतिबंध लगाते जा रही है। आगे आने वाले कुछ वर्षों में आप देखेंगे कि हाईवेज के किनारे ढाबे नहीं खुल पाएंगे। आप ये देखेंगे कि छोटे मोटे गैरेज में लोग गाड़ी रिपेयर नहीं कर पाएंगे। कोई अपने घर में अगर नमकीन बनाता है, फरसाण बनाता है, तो वो भी नहीं बना पाएगा, क्योंकि उन्होंने इतने ज्यादा नियम कानून ला दिए हैं स्वास्थ्य के नाम पर, स्वास्थ्य सुरक्षा के नाम पर, ताकि बड़ी बड़ी कंपनियां काम करें और छोटा आदमी, छोटा कारोबारी उनके यहाँ नौकरी कर सके। तो इतने सारे दिक्कतें मैं एक आम व्यक्ति के रूप में देखता हूँ, और मुझे लगता है कि इस देश की इकोनॉमी को सुधारने के लिए जो काम करने चाहिए सरकार को, वो तो नहीं रहे। और निर्मला सीतारमण जी संसद में खम ठोक कर कहते कि देखिए हमारा जीडीपी इतना बड़ा है और हम सबसे आगे जाएंगे। और अभी भी इस देश में एक ऐसा बड़ा वर्ग है जो मानता है कि अगर इस देश में कुछ बुरा हुआ है, हमारी इकोनॉमी में कुछ बुरा हुआ है, तो उसका कारण मोदी जी नहीं है, उसका कारण इस सरकार का कुप्रबंधन नहीं है, बल्कि कोरोना है। कोरोना ने हमें बहुत पीछे धकेल दिया। ये बात हमेशा कहते हैं, ये भी कहते जाते हैं कि कोरोना ने तो इटली और यूएसए की इकोनॉमी को बर्बाद कर दिया, तो हम क्या चीज हैं, हम तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो बार बार ये बात कहने की कोशिश की जा रही है कि हमारी इकोनॉमी बहुत अच्छी है, लेकिन हम एक ऐसी गर्त में जा रहे हैं जहां हमें उबरने के लिए बहुत बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। और जो सपने हमें दिखाए जा रहे हैं वो सपने बहुत बुरी तरह ध्वस्त हो जाएंगे, और उन सपनों को मरते हुए देखने के लिए हमें तैयार रहना चाहिए। दिनेश जी, बहुत अच्छी बात की, बहुत सुंदर बिंदु उठाया। इस बीच हमारे साथ अनिल शर्मा जी जयपुर से जुड़ गए हैं, स्वागत है आपका। अनिल शर्मा जी थोड़े समय के लिए जुड़े हैं, तो मैं उनको पहले आमंत्रित करूंगा। ये काफी टाइम तक इकोनॉमिक फील्ड के साथ जुड़े रहे हैं, हालांकि अब ये राजनीति के साथ ज्यादा जुड़े हैं, लेकिन इकोनॉमिक्स की काफी इनको एक सूक्ष्म पकड़ है इनकी। अनिल शर्मा जी, हालात ऐसे कि भारत को अनाज आयात करने की जरूरत पड़ गई। यही मोदी आज से 1-1.5 साल पहले कहते हैं कि हम तो इतना अनाज पैदा करते हैं पूरी दुनिया को खिला सकते हैं। आज हमारे अपने खाने के लाले पड़ गए हैं। यानी कि 27 मिलियन टन आपको चाहिए 5 किलो फ्री देने के लिए, और मार्केट के लिए आपके पास 30 मिलियन टन है, जो एफसीआई कहता है। और मेरे सूत्र बताते हैं 30 मिलियन टन है ही नहीं, ये तो 20 से भी कम है। उस पर आधा चूहा खा चुका है सर, आंकड़े हैं सिर्फ। और जब हमने ये कहा था कि आपने कहा था कि 112 मिलियन टन गेहूं पैदा होगा, हमने तब भी कहा था कि 95 से 98 मिलियन टन है। मौसम खराब हो गया है, गर्म हो गया है, दाना नहीं पड़ा है, तो ये कम से कम 15% का ड्रॉप है उसके अंदर। लेकिन कोई मानने को तैयार नहीं, अल्टीमेटली फेक फिगर्स दिए गए। और अब जब सरकार को काटो तो खून नहीं, तो हालात ये पैदा हो गए कि सरकार कहती 27 मिलियन टन तो बांटने को चाहिए अप्रैल तक, और मेरे पास 30 मिलियन टन है, लेकिन 30 मिलियन टन सिर्फ पेपर पे है। तो 9 मिलियन टन इस महीने रशिया से आ रहा है सर, वीट। सर हालात ये है कि अब यूएनओ ने, यूनाइटेड नेशन ने आज एक क्या कहते हैं कि एक ह्यूमन अपील की है इंडिया से। 2 लाख टन राइस अभी दो गरीबों के लिए, भूखे मर रहे हैं लोग। और भारत सरकार पता क्या कर रही है, ये राइस एथेनॉल बनाने के लिए डाइवर्ट करना चाहती है, लेकिन जो दुनिया में भूखे हैं उनको नहीं देगी, और एक्सपोर्ट भी बैन कर दिया, जबकि पूरी दुनिया के एक्सपोर्ट का 40% हम करते थे। आज हमारी हालत यह कि हमारे पास खाने को चावल नहीं है, गेहूं नहीं है। ये परिस्थितियां
पिछले 30-40 साल में कभी नहीं आई थी कि भारत के पास अनाज की कमी हो गई हो। शायद इससे बड़ा फेलियर मोदी सरकार का कोई नहीं हो सकता। ही हैज डन ब्लंडर आफ्टर ब्लंडर आफ्टर ब्लंडर एज फार एज एग्रीकल्चर इज कंसर्न। अनिल शर्मा जी, आपने दिनेश जी वैसे भी बहुत ढंग से समझा दिया थी, तो मेरी भी नॉलेज देती, सही बताऊं, जो आपको इतना सारा आपने डिटेल दे दी। सही बात क्या है, आप अगर आप इसकी पूरी इकोनॉमी देखें, लोगों को नंबर से कोई अंतर नहीं पड़ता। सर आप बताऊं, एक बात तो ये बिल्कुल सही है जो प्रकाश जी मैं सुन रहा था, ये सरकार डेटा तो कभी देती नहीं है। जो डेटा देती है वो जो इनके फायदे का होता है, डेटा रिलीज होता है, बाकी डेटा कहाँ है इकोनॉमिक, आप कैसे कंपेयर करो किसी चीज से। दूसरी बात यह है, आप जब उसकी बात करते हैं, अगर डेटा पे एक बार मैं आ भी जाऊं, तो करीब करीब कितना कर्ज है कंट्री के ऊपर, शायद अगर मैं गलती पे नहीं हूं तो 155 लाख करोड़ के आसपास है आज की तारीख में, जो 2014 हो गया है, 173 लाख हो गया, 173 हो गया सर। और शायद 2014 में जब मोदी जी प्राइम मिनिस्टर बन के आए थे तब 55 लाख करोड़ था, अगर मेरे फिगर अभी सही हो तो। आपने एग्रीकल्चर की बात करी, प्रकाश जी भी बात कर रहे थे। एग्रीकल्चर एक ऐसा एरिया था जो हमारी इकोनॉमी को सस्टेन कर रहा था। अभी तक आपको बताऊं, उसकी ग्रोथ से हमारी ग्रोथ थी। आज इन्फ्लेशन आया, प्रकाश जी ने भी कहा, स्पेशल 7.5% के आसपास इन्फ्लेशन रेट आ गया। जो कॉमन आदमी है उसको इस डेटा से कोई लेना देना नहीं, आप थर्ड बन रहे हो, फिफ्थ बन रहे हो, इकोनॉमी कौन सी आपकी, उसको इससे मतलब है कि मेरे को क्या मिल रहा है, क्या मेरे लिए तेल सस्ता हुआ, क्या मेरे लिए सब्जियां सस्ती हुई। आज की तारीख में आपकी ना तो सब्जी सस्ती है ना तेल सस्ता है। और आप देखिए सबसे ज्यादा जो राइज हुआ है, जो इन्फ्लेशन में आया है, वो वेजिटेबल्स में है। उसके लिए भी इन्होंने एक तोड़ निकाला, उसमें कहा कि ये मॉनसून के आसपास ऐसा होता है, कोई नई चीज नहीं है। मेरा सबसे ज्यादा जो चिंता है वो ये है, आपने जो पॉइंट उठाया तो बिल्कुल वाजिब है, कि जो कंट्री कभी एक्सपोर्ट करती थी, एक मिनट लूंगा, वो कंट्री अब इस हालत में आ गई। आपको याद हो, कई साल पहले, हम तो शायद आई वाज नॉट इवन बॉर्न, जब PL 480 चलता था, हम यूएसए से सेकंड ग्रेड का वो वीट को खरीदते थे, अगर आप याद हो तो। हम क्या उसी सिचुएशन की तरफ बढ़ रहे हैं? क्या हम PL 480 की तरफ बढ़ रहे हैं? हमारी हालत ऐसी क्यों हुई? क्यों हमने किसानों की तरफ भी ध्यान नहीं दिया। आप देखिए, किसान 3 कानून आए, आपने उनको वापस लिया, उसको वापस लेने के बाद MSP पर बात हुई। क्या MSP अभी इंप्लीमेंट हुई जो किसान चाहता था? अगर हो जाती तो क्या किसान को फायदा नहीं होता? ये सारी क्या है सर, जो पहले ये सरकार बोला करती थी, मनमोहन सरकार के टाइम में, पॉलिसी पैरालिसिस, मैं इसको इकोनॉमी पैरालिसिस मान रहा हूं आज की तारीख में। आप हालत देखिए, किसी भी डेटा को उठा के देख लीजिए, आप अनएम्प्लॉयमेंट देख लीजिए, अनएम्प्लॉयमेंट की क्या हालत है। अगर CMI की आप स्टडी को पढ़ते हैं तो सरकार कहती है नहीं नहीं CMI गलत है। डेटा कहां से ले आदमी और कैसे कंपेयर करे, ये एक इकोनॉमिक्स को तो पढ़ना ही पड़ता है इन चीजों को, बेसिक चीजें हैं ये। आप बताइए अनएम्प्लॉयमेंट रेट कितनी हाई है, और रूरल में और अर्बन में दोनों में करीब 7.5 के आसपास चल रही है। कितनी मेजर अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, कितना मेजर इन्फ्लेशन है। प्रकाश जी ने बड़े ढंग से समझाया हर चीज को। और मैं आपको फिर बोलूंगा, ये जो एग्रीकल्चर की आपने इंपोर्ट ऑफ व्हीट की बात करी और एक्सपोर्ट्स की बात करी, आप मुझे वैसे भी ओवरऑल बताइए कि हमारे एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट्स दोनों डाउन नहीं हो रहे? वो दोनों डाउन हो रहे हैं। क्या इसका असर इकोनॉमी पे नहीं पड़ेगा? क्या हम सब आंखें मूंद के बैठ जाएं? क्या सरकार इसके ऊपर कदम नहीं उठाए? एक चीज और मैं दिनेश जी बोलना चाहता हूं, क्या हमारे यहाँ असेट क्रिएशन के लिए सरकार खुद कुछ कर रही है? आप जॉब्स दे सकते हैं असेट क्रिएशन में, मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर को आप बढ़ाते क्यों नहीं है? इसीलिए मुझे याद आता है, आपको याद होगा, पहले महाराष्ट्र चुनाव से पहले शायद कुछ टाइम पहले राहुल एक नया स्कीम की बात कर रहे थे, लोगों के हाथ में पैसा 6,000 रुपए की कोई बात, अगर मुझे सही याद है तो वो आ रहा था। ऐसी स्कीम्स की अब अभी इंडिया में जरूरत है। और इसीलिए मैं एक चीज आपको पॉइंट आउट करना पाऊंगा राजस्थान के बारे में। राजस्थान गवर्नमेंट ने एक स्कीम लाई, अर्बन नरेगा। नरेगा रूरल एरियाज में होता है, जिसमें आप राइट टू मिनिमम इनकम, आप एक पॉइंट लेके आए हो कि 125 दिन का रोजगार आपको मिलेगा और उसका पैसा आपको मिलेगा। वो पैसा जब मार्केट में घूमेगा तो क्या इकोनॉमी नहीं बढ़ेगी? हमारी वैसे भी कंजम्पशन बेस्ड इकोनॉमी है, आप देखें तो ड्रिवन बाय कंजम्पशन है।
जब आप कंजम्पशन ड्रिवन इकोनॉमी होती है तो लोगों के हाथ में पैसा होता है, तभी तो कंजम्पशन होगा। सर्विस सेक्टर, प्रकाश जी की बात से बिल्कुल मानता हूं, दूसरा बड़ा सर्विस सेक्टर है। पर मेरा मानना ये कि इकोनॉमी में जो पैरालिसिस है आज की तारीख में, मुझे ऐसा लगता है कोई देख ही नहीं रहा है इकोनॉमी की तरफ। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज इकोनॉमी है जिसमें आप टिके हो। आप एक गरीब आदमी को जाके बोलोगे हम 5th पे आ गए, हम 3rd पे आ रहे हैं, उसको क्या लेने देना? उसको ये देखना मेरे को टमाटर क्या भाव मिलता है। एक वीडियो बना, कितना वायरल हुआ आजादपुर मंडी का, कितने लोगों ने उसको देखा। वो 40 सेकंड आदमी चुप रहता है, लोगों ने उसको नोटिस करा। क्या वो इकोनॉमिक्स नहीं है? उसका 40 सेकंड चुप रहना, क्या वो इकोनॉमिक्स नहीं है? वो आपको ये दर्शाता है कि एक जो नीचे तबके पे जो लोग काम कर रहे हैं, उनके पास ना पैसा है ना रोजगार है। आपको ये चीजें दोनों तो सबसे पहले सॉल्व करनी चाहिए। और इंपोर्ट एक्सपोर्ट में आपको बोल चुका, दोनों डिक्लाइन पे है। अब आप ये जाके अगर किसी एक कॉमन आदमी को बोलेंगे तो बोला मुझे क्या लेना देना, डिक्लाइन पे नहीं है, मुझे क्या मिल रहा है। ये चीज दिनेश जी मैं आगे लाना चाहता था। और मेन पॉइंट मेरा ये था, सरकार को अभी भी कुछ ऐसे कदम उठानी चाहिए। तो मैं अभी कहीं पढ़ रहा था, करीब करीब अपना जो डेट है दैट इज 84% पब्लिक डेट ऑफ जीडीपी, 89%। अगर उसमें दूसरा, उसमें अगर ऑफ बजट एक्सरसाइज लगा दें जो स्टेट्स की जो काउंट नहीं की जाती, टोटल 95% है। मैं आपको बताऊं, मतलब अबव 90 मान लेते हैं, अबव 90% के करीब है। क्या ये मेजर कंसर्न नहीं है? क्या सरकार इसको डील करने के लिए कुछ काम कर रही है, नहीं कर रही है? कुछ पता नहीं लगता। मुझे एफएम का स्टेटमेंट याद आता है फाइनेंस मिनिस्टर की, प्याज के दाम बढ़ गए, मैं तो प्याज खाती नहीं। कल बोलेंगी मैं टमाटर खाती नहीं, तो मेरे को क्या लेना रेट से। जब आपको ऐसे जवाब मिलते हैं, किसी भी इकोनॉमिस्ट को आप ले आइए, वो क्या सोचेगा और क्या बोलेगा और क्या खाएगा और क्या पढ़ाएगा जी। इंडियन इकोनॉमी का माइक्रो मैक्रो लेवल पे मैं मानता हूं अभी मैनेजमेंट, इवन ऑन मैक्रो लेवल, माइक्रो तो बहुत नीचे चले गए, अभी भी ढंग से नहीं हो रहा है। बिल्कुल आपने सही कहा। मैं आता हूं हरि भाई आपके पास। अनिल जी बहुत बहुत धन्यवाद, आप थोड़े समय के लिए जुड़े, तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हरि भाई, क्या जादू है ना, ये आदमी अपना हैट निकालता है, उसमें 2-3 रैबिट्स निकल आते हैं सर। कभी 1 रैबिट, कभी 2 रैबिट, कभी 3 रैबिट। वही जीएसटी जिसके ऊपर 1 लाख करोड़ इकट्ठा होता था, अब 1,60,000 करोड़ इकट्ठा होता है। लेकिन लोग ये भूल गए कि भाई आपका पैसा कहां से आ रहा है। जो चीज 1 रुपए की थी वो 1.5 रुपए की हो गई, तो जीएसटी भी 1.5 रुपए होगा ना, वो तो कीमत पर लगता है सर। तो आपने कोई ऐसा काम तो किया नहीं। और अगर आपका मैन्युफैक्चरिंग सिर्फ 1.3% बढ़ा है, ये मेरे डेटा नहीं है, सरकार के डेटा है, स्टैटिस्टिकल डिवीजन के डेटा है। पिछले साल 1 साल में जो डेटा जो मेरे सामने है कि मैन्युफैक्चरिंग 1.3% इंक्रीज हुआ है। सर अगर मैन्युफैक्चरिंग 1.3% इंक्रीज हुआ है तो जीएसटी 60% कैसे इंक्रीज होता है सर? आप सोचिए इस बात को। इसका मतलब यह हुआ कि एनहेंस्ड वैल्यू के ऊपर, जहां पहले 2,000 के टिकट पे जीएसटी लगता था एयर फेयर में या ट्रेन में, अब वही टिकट 5,000 का और 10,000 का है, तो नेचुरली ज्यादा आ जाएगा उसके ऊपर। जो कार पहले 3 लाख की थी, आज वो 5 लाख की है, तो एनहेंस्ड जीएसटी आएगा सर। व्हाट इज कमिंग राइट नाउ कि जो वैल्यूएशन है गुड्स का वो बढ़ गया है, और जो आईजीएसटी जो इंपोर्ट होता है वो बढ़ गया है सर। इन एक्चुअलिटी अगर आपका मैन्युफैक्चरिंग बढ़ नहीं रहा है तो इन द सेंस, इन वन वे आई कैन से योर इकोनॉमी इज स्टैग्नेंट। मैं आपको बताऊं, स्टैग्नेंट, जो प्रकाश भाई ने कहा कि 66% पे मैन्युफैक्चरिंग काम कर रहा है, जो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है, तो फिर जीएसटी एक मिसनोमर है, एक माया जाल है, एक धोखा है। हरि भाई। दिनेश जी, आपने तो चौंकाने वाले डाटा हमारे सामने रखे हैं। मैं एक स्पष्टता कर लूं, मैं कभी अर्थशास्त्र का विद्यार्थी रहा, डॉक्टर पीआर ब्रह्मानंद का, मगर डिकोड हो गया हूं क्योंकि राजनीतिक मसलों में फंसे ऐसे, यानी अपने एडिटर के नाते तो इकोनॉमी का ये अध्ययन उतना छूट ही गया, ऐसा कहूँ तो चलेगा। मगर आप लोग पता कैसे विद्वान हैं, आप लोग ऐसे विद्वान है सारे, जो एक बार साइकिलिंग सीख ली तो जिंदगी भर सीख ली, फिर एक बार अगर आपने तैराकी सीख ली तो फिर कभी पानी में जाओगे तुरंत तैरना शुरू कर दोगे। तो आप लोग ऐसे पुराने चावल है, पुराने विद्वान है सर जी।
सर, मैं प्रकाश जी की बात से 100% सहमत हूँ। और आपने जो चौंकाने वाले डाटा हमारे सामने प्रस्तुत करे, वो उससे आगे मुझे कुछ बात करना है। यानी मैं भी चौंक गया हूँ कि ये स्थिति अर्थतंत्र की है और कैसे छिपाते हैं ये वास्तविकता को। ये भली भांति जानते हैं, जादूगर हैं। उनके सामने तो हिंदू मुस्लिम है, ये खेल खेलते हैं और बस वही उनका ट्रम्प कार्ड है, इसलिए चल जाता है। दूसरी बात, जो महत्वपूर्ण बात मैं कहता हूं, आजकल न तो जेआरडी टाटा रहे हैं न राहुल बजाज रहे हैं। जो इनको कहे मुंह पर, जो सत्य है, तथ्य है, वो इनको किसी की सुनने की पड़ी नहीं है। और दूसरी बात, चैम्बर ऑफ कॉमर्स जो है, वो गुजरात के हों, मुंबई के हों, दिल्ली के हों, कलकत्ता के हों और देश के हों, ये चापलूसी में ऐसे फंसे हुए हैं कि इनको जो प्रिय लगता है, शासकों को जो प्रिय लगता है, वही वो बोलते हैं। उनके ओर से कभी ऐसा था, मैं तो इंडियन मर्चेंट चैम्बर का काफी अध्ययन करता रहा हूं कई सालों तक, और मुझे मालूम था कि इंडियन मर्चेंट चैम्बर मुंबई से कोई प्रस्ताव भेजे, सुझाव भेजे, तो केंद्र सरकार उस पर गौर करती थी और कभी कभी वो काफी कुछ उसमें अपनी नीतियों में बदल भी करते थे। अब तो ये वही करेंगे जो उनको कहा जाएगा कि ये आप ये है ना, ये सुझाव दीजिए। और दूसरी बात, न केवल इकोनॉमी को, सहकार का क्षेत्र, जो कि अभी तो महामहिम मैं बोलूंगा, क्योंकि महामहिम तो राष्ट्रपति भी नहीं रहे, मगर प्रधानमंत्री जी के पीछे पीछे अपने स्पीकर महोदय चलते हैं। आज भी देखा होगा आपने, मैंने भी देखा अटल जी के समाधि पर। तो ये महामहिम जो प्रधानमंत्री जी हैं और महामहिम जो गृह मंत्री जी हैं, उनके सामने कोई बोलने की हिम्मत नहीं कर सकता है। उनको उतना ही पसंद है, वही बोलो। ये मेरे ख्याल से अर्थतंत्र के जो अधिपति हैं, उनकी ओर से भी है। उनमें भी कोई स्टफ रहा नहीं है, चापलूसों की जमात है। इसलिए हमारे उद्योगपति चुप रहने का पसंद करते हैं, क्योंकि वो खामोखा ईडी और इनकम टैक्स को क्यों इनवाइट करें। आजकल तो वही चल रहा है सर। सूरत में विपक्ष के यानी केजरीवाल का मीटिंग तय होता है, हॉल बुक होता है और उसको कैंसिल किया जाता है। ये भी आपने देखा होगा पिछले सालों में। तो सरकार को जो पसंद नहीं है वो नहीं करना है, इसलिए उनको ये अर्थतंत्र की कोई चिंता नहीं है। अनिल शर्मा जी ने जो बात छेड़ी, मैं वही कहने वाला था कि हम फिर से PL 480 के जमाने में आ गए हैं, क्योंकि हमने अपने किसानों को मार दिया। 700 से ज्यादा किसानों की मौत हुई और वो उसका शाप हमें लग रहा है, पूरे देश को लग रहा है। और उसी वजह से मेरे ख्याल से आज हमें इंपोर्ट करना पड़ा। मेरे ख्याल से खेप आने वाली नहीं है, खेप ऑलरेडी आ चुकी है सर। मुझे मेरे व्यापारी मित्र कह रहे थे इसमें भी ऑन द वे या लैंड की होगी, और भी इंपोर्ट कर रहे हैं, और भी आ रहा है, फर्दर ऑर्डर भी है। हाँ, यस, क्योंकि आज ही मेरे एक व्यापारी मित्र मुझसे बता रहे थे कि गेहूं इंपोर्ट कर रहे हैं। अब किस स्थिति में पहुंच गए हैं हम। कभी पंजाब तो सबको खिलाता था, अब उनके यानी जब किसान आंदोलन हुआ, किस प्रकार से उसको डील किया गया। मेरे ख्याल से हर चीज में राजनीति लाना है इनको, और उनको चुनाव के सिवा और कुछ सोचता नहीं है। इसकी वजह है कि अपनी इकोनॉमी खड्डे में जा रही है। और आपने तो आज मुझे और चौंका दिया, 155 लाख करोड़ वाली बात थी, आज तो आप 170 लाख करोड़ पर आ गए। और हमारे गुजरात में तो मेरे ख्याल से हिमांशु भाई बताएंगे, जब आदरणीय मोदी जी मुख्यमंत्री बने उसके पहले कितना डेट था, और वो जब यहां से गए तब, और आज कितना डेट है। हिमांशु भाई के पास अधिकृत रूप से वो डाटा होगा, और मैं तो वो भी जानने के लिए लालायित हूं। दिनेश जी हिमांशु भाई के पास अंत में आता हूं खासतौर से, उसके बाद दूसरे चक्र में जाऊंगा। हिमांशु भाई, यहां तो कॉन्स्टिट्यूशन पलटने की बात हो रही है। वो कहते हैं देश की तरक्की। एक कोइंसिडेंस देखिए, कल मेरा एक एपिसोड आता है 33 मिनट का, 35 मिनट का,
इंडिया का पहला एपिसोड। एक तरफ लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री कहते हैं कि देश को आगे बढ़ाना है, एक जनरल जो प्रधानमंत्री का आह्वान होता है, और दूसरी तरफ उसी समय मिंट न्यूज़पेपर में जो हिंदुस्तान टाइम्स का एडिटोरियल पेज पे आर्टिकल आता है विवेक देबरॉय का, प्राइम मिनिस्टर इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल का चेयरमैन, राइट हैंड मैन, अति प्रिय ऑफ मोदी जी, उनका आर्टिकल आता है। और आर्टिकल क्या कहता है? देयर इज ए केस फॉर वी द पीपल टू एम्ब्रेस ए न्यू कॉन्स्टिट्यूशन। और जब मेरा ये वीडियो वायरल होता है कल, एंड इमीडिएटली बीइंग लैप्ड अप एंड रीचेस द कांग्रेस हेडक्वार्टर्स आल्सो, मैं आपको पहले बता दूं, हालांकि वहां से जो प्रतिक्रियाएं तब स्टार्ट हो रही थी कि ये हो क्या रहा है सर, स्टेट्स के पुनर्गठन। लेकिन एक शब्द जो कहे यहां पर, सुनिए सर, ये कहते हैं अमेंडमेंट्स विल नॉट डू, ये बाईलाइन है टाइटल की, अमेंडमेंट्स विल नॉट डू, वी नीड टू गो बैक टू द ड्राइंग बोर्ड, यानी कि नई कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, एंड स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट प्रिंसिपल, वी द पीपल। और यहां पे स्टेट्स के डेवोल्यूशंस, स्टेट का रीऑर्गेनाइजेशन, सेंटर स्टेट की रिलेशनशिप, रोल ऑफ गवर्नर्स, लॉ और टैक्सेशन रिफॉर्म्स, इसके अलावा रिप्राइवेटाइजेशन ऑफ गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, लेबर, लैंड, कैपिटल, टैक्स, और इसके साथ ही वो कुछ और बातें भी कहते हैं। और आखिर का पैराग्राफ एक पढ़ता हूं मैं ताकि दर्शक भी सुन ले। मच ऑफ व्हाट वी डिबेट बिगिंस एंड एंड्स विद द कॉन्स्टिट्यूशन, बट विच कॉन्स्टिट्यूशन? पहले वाला या दूसरा वाला जो नया आएगा? ए फ्यू अमेंडमेंट्स विल नॉट डू, वी शुड गो बैक टू ड्राइंग बोर्ड एंड स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट प्रिंसिपल, वी द पीपल। आस्किंग व्हाट दीज वर्ड्स मीन, कौन से वर्ड्स? कुछ वर्ड्स को कहते पुनर्भाषित करो, दोबारा डिफाइन करो आज के कॉन्टेक्स्ट में। वो वर्ड्स क्या हैं? सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, जस्टिस, लिबर्टी एंड इक्वलिटी। और बीच में कहते हैं शिकागो लॉ स्कूल कहता है कि दुनिया के अंदर एवरेज एज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इज 17 ईयर्स, और हम तो 73 साल के हो गए हैं, बूढ़े हो गए हैं, उठाकर कचरे में फेंक दो उसको, ये 2047 का भारत नहीं बना सकता है। आखिरी लाइन, बहुत सारी चीजें और भी हैं। वो कहता है वी द पीपल, लास्ट लाइन, आप ये एम्फेटिकली है, वी द पीपल हैव टू गिव। अब हैव टू गिव का मतलब मस्ट गिव। वी द पीपल हैव टू गिव आवरसेल्व्स ए न्यू कॉन्स्टिट्यूशन। सर बात बहुत आगे तक चली गई है, और जब ये मेरा कल वीडियो वायरल हुआ है उस समय बाबा साहब को जो सारी प्रतिक्रियाएं आनी शुरू हुई कि कचरे में डालने की, जो कूड़े में डालने की बात हो रही थी, कि ये जो, अच्छा एक और वर्ड यूज किया गया वो बता दो उसमें, कि इतना विभत्स लाइन है कि मुझे कहने में शर्म आती है। व्हाट विवेक देबरॉय सेज, ही सेज दिस कॉन्स्टिट्यूशन इज ए कॉलोनियल लेगेसी, ये ब्रिटिश की विरासत है सर। इससे बुरा कोई क्या कह सकता है कि इस कॉन्स्टिट्यूशन को उठाकर फेंक दो, एंड देयर इज ए केस फॉर वी द पीपल टू एम्ब्रेस ए न्यू कॉन्स्टिट्यूशन। सर भारत में सत्ता पलटने के साथ साथ संविधान पलटने की बात हो रही है। यहां पर कहते हैं, एक जगह और लिखते हैं कि सरकार जो कर सकती है ऑप्टिमल लेवल पे वही करेगी, लेकिन अगर दूसरे चैलेंजेस हैं और सरकार उनको पूरा नहीं कर सकती तो सरकार की जिम्मेदारी नहीं है कि अपने सब्जेक्ट्स, अपनी प्रजा के प्रति वो उतनी वफादार हो जितनी उसको एक डेमोक्रेसी के अंदर होनी चाहिए। दे वांट टू रीडिफाइन डेमोक्रेसी, लिबर्टी, इक्वालिटी, सेकुलरिज्म, डेमोक्रेसी। सर ये आर्टिकल किसका है सर? विवेक देबरॉय। विवेक देबरॉय कौन है सर? प्राइम मिनिस्टर इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल। एक तरफ लाल किले से उसी समय प्राचीर से भाषण दिया जाता है, और उसी समय मिंट के अंदर ये आर्टिकल आता है। दिस आर्टिकल बेसिकली इज नॉट फ्रॉम द विवेक देबरॉय, दिस इज एन आर्टिकल फ्रॉम द प्राइम मिनिस्टर हाउस सर। This is an article from the Prime Minister House because this man is chairman of Prime Minister Economic Advisory Council. विवेक देबरॉय सिर्फ नाम है, उसके नीचे एक्चुअली नाम कुछ और होना चाहिए था। आप समझ गए। और साथ में इकोनॉमिक सवाल भी पूछूंगा, पहले इस पर टिप्पणी चाहूंगा हिमांशु भाई।
टू बी ऑनेस्ट, ये क्या हुआ है, अगर आप मुझे अगर पूछे, अगर एक लेमैन लैंग्वेज में अगर मैं बात करने की बात करूं, तो स्कूल में जब आप लास्ट बेंचर्स जो होते हैं, जो कि अच्छे मार्क्स स्कोर नहीं करते हैं, और जब वो लीडरशिप रोल में आ जाते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो चाहते हैं कि हमारे सामने कोई बगावत ना हो, हमारे सामने कोई रिवोल्ट ना हो। तो वो एक आज्ञाकारी समाज चाहते हैं, क्योंकि उनको पता है किस तरीके से उन्होंने बगावत की है, रिवोल्ट किया, और वो लीडरशिप रोल में आए। तो बेसिकली ये जो इकोनॉमिक जो भी चल रहा है, या ये जो भी नैरेटिव्स चल रहे हैं, क्यों चल रहे हैं, आपको समझना पड़ेगा। आजाद भारत में अगर सत्ता परिवर्तन आया, आई एम श्योर हरिभाई इसके साथ सहमत हो गए, तो वो नवनिर्माण का जो आंदोलन था, जो रोटी रमखान का आंदोलन कहा जाता है जिसे गुजरात में, वो उसकी वजह से आया, क्योंकि सत्ता पलटी। मिडिल क्लास के कुछ लोग उस जमाने में, मतलब ज्वाइंट फैमिलीज हुआ करते थे, तो मिडिल क्लास में जो बंदे थे, किसी ने अपने मतलब आंदोलन में हिस्सा लिया, ये विजय रूपानी वगैरह जो लीडर थे उसी समय उसी आंदोलन से निकले थे। तो वो आंदोलन इसलिए सफल रहा कि मिडिल क्लास एक्टिवली पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट कर सका था। अब जब आप सत्ता में आए, तो आपको पता है कि मिडिल क्लास बहुत बड़ा तबका है, जो आपकी मतलब क्या बोले, आपकी सब्सिडीज पे बेस नहीं है, खुद मेहनत करके खुद इकट्ठा हुआ है, पॉलिसी समझता है, लॉ समझता है, लॉ अबाइडिंग सिटीजन है। तो आपको उनको, जो सिविल सोसाइटी है, जो इंटेलेक्चुअल क्लास है उसमें, क्योंकि आपने बेसिकली जो ओपोजिशन है उसको तो खत्म कर दिया है, अब जो बेसिक सिविल सोसाइटी है उसमें ये जो मिडिल क्लास है, जिसकी वजह से आज इंडिया की तरक्की हुई है, भारत की तरक्की हुई है, वो मिडिल क्लास को अगर आपको कंट्रोल करना है, तो आप क्या करेंगे? तो आप ऐसे ऐसे दाव पेच खेलेंगे। और आपको बेसिकली ये समझना पड़ेगा, एक क्योंकि मैं जर्नलिस्ट होने से पहले बहुत सारी नौकरियां करता था, बियॉन्ड द काउंटर रहता था, सेल्स में था, तो मैं व्यापारियों की माइंडसेट बहुत अच्छे तरीके से समझता हूँ। ये व्यापारियों वाली माइंडसेट है कि आप चीज सस्ते में मत बेचिए, आप चीज के दाम इतने बढ़ा दीजिए। जो बात आपने कही, जो हिंदुस्तानी जी ने कही, शर्मा जी ने कही, हरिभाई ने कही, जो आपने जो नैरेटिव दिया बेसिकली इन चीजों का कि वैल्यूएशन जीएसटी का बढ़ा है, मैन्युफैक्चरिंग 1.3% बढ़ा है, 60%, तो ये चीज होती है, आप प्रीमियम बेचिए, आप सस्ता मत बेचिए। आज क्या हुआ है, वंदे भारत में अगर आपको मैं बोलूं, अगर अहमदाबाद से दिल्ली किसी को जाना है, तो उसका जो ट्रेन का फेयर है 3 टियर का, वो फ्लाइट से मुझे महंगा पड़ता है करीबन कुछ 500 रुपये। अगर मैं 2 टियर में जाता हूं तो वो फेयर बढ़ जाता है 1000-2000 रुपये। अब मैं ये सोचूंगा कि मैं वंदे एक्सप्रेस में जाऊंगा, वंदे भारत एक्सप्रेस में, दिल्ली में जाके मुझे होटल में रहना पड़ेगा, मैं वापस आऊंगा तो मेरा आने जाने का मिला के कुछ 10,000 रुपया होगा, पूरा खर्च, ट्रैवल वावल सब मिला के, रहने का किसी होटल में मैं ठहरूंगा। जबकि फ्लाइट अगर मैं खरीद लेता हूं तो फ्लाइट मुझे पड़ती है 6,000-7,000। तो मैं 6,000-7,000 में सुबह 6:30 बजे की फ्लाइट पकड़ूंगा, रात को 11:30 बजे की वापस फ्लाइट लेके आ जाऊंगा। मेरा कोई इतना खर्चा नहीं रहता है 7,000 में, और बाकी का मेरा ट्रैवलिंग फूड का जो एक्सपेंस हुआ, तो भी मैं करीबन 2,000 सेव करता हूं उसके ऊपर। प्रेजेंट क्या होता है कि फ्लाइंग पैसेंजर्स बढ़े, तो ये चीज होती है। आप प्रीमियम चीज ही लेके आइए मार्केट में, आप जो सस्ता है उसका ऑप्शन ही निकाल दीजिए। क्यों आज ये हो रहा है कि आपके टमाटर, आपके नींबू, आपके अदरक, उसके दाम बढ़ रहे हैं? क्योंकि आप वो कंजम्पशन जो है वो तो वैसा का वैसा ही रहेगा। जो टमाटर खा रहा है वो टमाटर प्यूरी खाएगा, वो अदरक खा रहा है वो अदरक पेस्ट खाएगा, जो नींबू पी रहा है या नींबू का जूस यूज कर रहा है वो नींबू जूस बॉटल में यूज करेगा, तो उसके ऊपर जीएसटी है। जो खुला बिक रहा है उसके ऊपर जीएसटी नहीं है। तो सप्लाईज अचानक से हिंदुस्तान में शॉट डाउन हो गए, अचानक से ये देश में ऐसा हो गया कि कहीं इतना बड़ा मतलब वो आ गया। और दूसरा समझने की कोशिश, ये बहुत समझने वाली बात है, इनकम टैक्स एग्रीकल्चर इनकम पे है नहीं। एग्रीकल्चर इनकम जो होती है उसको भी आप सब्सिडाइज करके देते हैं, क्योंकि आप इनको बेसिकली सब्सिडाइज डीजल देते हैं, सब्सिडाइज वाटर देते हैं, सब्सिडाइज इलेक्ट्रिसिटी देते हैं। तो वो तो आपके जो आपके इलेक्टोरल बॉन्ड्स है उसमें पैसा देंगे नहीं, तो आप उनको तो मतलब उसी तरीके से खत्म करते जाएंगे। आप करेंगे क्या? आप इंडस्ट्रियलिस्ट को उनके लोन के दर माफ करेंगे, चीजों का दाम बढ़ा के उनको मैन्युफैक्चरिंग के लिए प्रमोट करेंगे। आपने कॉर्पोरेट टैक्स स्ट्रक्चर घटा दिया, ताकि वो जो भी वैल्यूएशन उस पे आता है उसमें जो भी मुनाफा होता है, वो जो 2,000 की चीज थी वो 5,000 की हो गई, 7,000 की हो गई, उसपे जो मुनाफा आया वो मुनाफे से इलेक्टोरल बॉन्ड में पैसा जाता है। और इलेक्टोरल बॉन्ड आरटीआई के दायरे में नहीं है, तो आपको पता ही नहीं है कैसे पूरा पैसा कहाँ किसका घूम रहा है। और बाद में ये जो अदानी हिंडनबर्ग वाला मामला हुआ, शेल कंपनी आई है, वो तो वहां पे तो ये जाने वाला ही नहीं है। तो क्यों कोई बोलेगा? आज की तारीख में आप किसी भी कॉर्पोरेट से पूछ लीजिए, कॉर्पोरेट बोलता है ये गवर्नमेंट से अच्छा, गवर्नमेंट नहीं, इससे अच्छा टाइम नहीं इंडिया में धंधा करने के लिए। कॉर्पोरेट टैक्स स्ट्रक्चर कम है,
आपको लोन्स, मतलब ऐसे टाइम पे, इलेक्शन के टाइम पे आपके लोन्स रीराइट ऑफ कर दिए जाते हैं। आपको अगर नुकसान दिखा के आपको एनसीएलटी में जाना है तो हेयर कट लेके निकल जाइए। तो कौन ऐसा धंधा नहीं करेगा? माइक्रोन क्यों नहीं आएगा यहाँ पे? जब आप 70% गवर्नमेंट दे रही है, 30% माइक्रोन दे रहा है और 100% ओनरशिप माइक्रोन की, तो क्यों नहीं आएगा कोई धंधा करके? बिल्कुल आएंगे। तो ये पूरा समझना पड़ेगा आपको कि ये क्यों हो रहा है। और उस माइक्रोन में जो 5,000 व्हाइट कॉलर नौकरियां है, जो दिव्या भास्कर ने यहाँ पे स्टोरी की है, वो नौकरियां गुजरातियों को नहीं मिलने वाली, वो नौकरियां फॉरेनर्स को मिलने वाली है। जो नौकरियां मिलेगी वो जो कॉन्ट्रैक्ट रोल्स जो होंगे हाउस कीपिंग के या जी हिमांशु जी, हिमांशु जी, मुझे लगता है शायद हिमांशु जी आप सुन पा रहे हैं मुझे? शायद हिमांशु जी, मुझे लगता है नेट चला गया है उनका, कोई बात नहीं। तो मैं, हिमांशु जी वापस आएंगे तो मैं उनसे फिर जुड़ूंगा और उससे ये जानकारियां प्राप्त करूंगा, मुझे लग रहा है। तो प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे। प्रकाश जी आप सुन पा रहे हैं? जी हाँ जी, मैं जी, आपके सुन पा पास। रहा। जी 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 हिमांशु जी ने जो बातें कही, मैं उससे इत्तेफाक रखता हूं और 100% इत्तेफाक रखता हूं। दरअसल वे लोग जो जो ज्यादा बड़े अमाउंट में डील करते हैं, बड़े बड़े पैसे में डील करते हैं, वही तो इलेक्टोरल बॉन्ड खरीद सकते हैं, वही तो नेता के चुनाव में चंदा दे सकते हैं। और वे जो काम करते हैं उसमें सरकार कह सकती कि देखिए कितनी ग्रोथ हुई है एक इंडस्ट्री की। एक बड़ा दिलचस्प किस्सा है दिनेश जी, 1 मिनट लगेगा, बताता हूँ। मैं नवभारत टाइम्स मुंबई में काम करता था, तो आम बजट पेश हुआ। तो हमारे संपादक ने कहा कि कवि त्रिलोचन शास्त्री शहर में, तुम बजट पर उनकी टिप्पणी लेके आओ। तो मैंने कहा सर, त्रिलोचन शास्त्री तो कवि हैं और बजट तो वित्त मंत्री ने पेश किया है, इस पे वो क्या कमेंट करेंगे? उनसे क्यों आप मजाक कर रहे हैं? मुझे भेज रहे हो कवि महोदय के पास, उनके घर, मैं उनसे क्या प्रतिक्रिया लाऊंगा? मेहमान जहां रुके हैं वो। तो हमारे संपादक ने कहा कि संपादक मैं हूं या तुम हो? मैंने कहा जाहिर है आप ही हो। तो उनका, मैं जो कह रहा हूं वो करिए। मैं गया, त्रिलोचन शास्त्री जी से मिला, बहुत बड़े कवि है हिंदी के, तो जन कवि के रूप में बहुत मशहूर है। तो मैंने कहा कि साहब, हमारे संपादक ने मुझे एक ऐसे सवाल के लिए भेजा है और उस पर मुझे आपकी 4 लाइन की टिप्पणी चाहिए, या 2 लाइन की भी चलेगी, कि आपका क्या कहना है आम बजट में। तो उन्होंने मेरी बात सुनी और कहा कि अगर इस बजट से बड़े बड़े पूंजीपति खुश हैं, अगर इस बजट से टाटा, बिरला, उस वक्त तो अडानी अंबानी का इतना नाम था नहीं, टाटा, बिरला, बजाज, मोदी वोदी, ये लोग खुश हैं, तो ये बजट खराब है। और अगर ये लोग दुखी हैं, पूंजीपति लोग, तो समझो कि बजट अच्छा है, ये आम लोगों के हितों का। तो वो बात मेरे दिमाग में इतने इतने आसान शब्दों में उन्होंने बता दी कि अगर इस सरकार से बड़े बड़े पूंजीपति खुश हैं, तो इसका मतलब मोटे अर्थ में, मतलब ये कोई पत्थर की लकीर नहीं है, लेकिन मोटे अर्थ में, बोलचाल की भाषा में, कि अगर पूंजीपति खुश हैं तो आम आदमी के लिए ये बजट अच्छा नहीं है। और ये सरकार जो है पूंजीपतियों के लिए बहुत अच्छी, टाटा के लिए अच्छी, अडानी के लिए, जितने मोदी जी ने कहा कि इतने इतने करोड़पति हम और बना देंगे, हमारी इच्छा है, हम वो करोड़पति बनाने में उनकी इच्छा है। वो करोड़पतियों की जमात बड़ी करना चाहते हैं, उच्च मध्यम वर्ग की जमात बड़ी करना चाहते हैं, और उन लोगों की जमात बड़ी नहीं करना चाहते जो इस देश को के लिए वाकई कुछ कर रहे हैं, कुछ मेहनत कर रहे हैं। किसानों की भलाई करने से, देखिए इस देश में 2 ही चीजें हैं, गरीब आदमी सरकार के लिए वोट है और अमीर आदमी नोट है। उद्योगपति मतलब नोट, गरीब आदमी मतलब वोट। और गरीब आदमी को भरमाने का तरीका है धर्म, और अमीर आदमी को अपनी ओर आकर्षित करने का तरीका, उसे और इंसेंटिव दिए जाएं, उसे और पूंजीपति बनने में मदद की जाए। और वो ही, क्योंकि एक बात ये तय है कि हमारे माननीय माननीय जो महामहिम हैं, जो राष्ट्र विधाता हैं, वो ये बात जानते हैं कि वो कोई किसानों के वोट से तो इस गद्दी पे पहुंचे नहीं है, वो पहुंचे मंदिर मस्जिद की राजनीति करके और
अडानी जी के हवाई जहाज में घूम घूम के, अडानी जी के चंदे से, अडानी जी को पोर्ट और एयरपोर्ट दे के वो इस गद्दी पे पहुंचे हैं। वो किसानों का भला करके नहीं पहुंचे। तो उनकी पहली चिंता वे लोग होंगे जिनके कारण वे सत्ता में पहुंचे हैं, जिनके कारण वे 8,500 करोड़ के हवाई जहाज में घूम रहे हैं, जिनके कारण वो 500 करोड़ के विला में जो बन रहा है वो 20 करोड़ की कार में घूमते हैं, 2 करोड़ का क्या कहते हैं 2 लाख का चश्मा और 2 लाख की घड़ी और 1 लाख का पेन रखते हैं। तो उन्हें चिंता उन्हीं लोगों की होगी जिन्होंने उनको बताया। तो ये परस्पर गिव एंड टेक का मामला है, ये डेमोक्रेसी का मामला नहीं। दूसरी बात, विवेक देवराय ने जो लिखा है, ये देखिए शुरुआत हमेशा ऐसे ही होती, एक व्यक्ति आता है और वो एक पुछल्ला छोड़ देता कि अरे साहब हमारा संविधान, फलाने देश में संविधान की इतनी उम्र थी, वहां इतनी थी, और हमारी आजादी को इतने साल हो गए हैं और संविधान में 103 या 105 संशोधन हमें करने पड़े, तो क्यों ना हम संविधान ही बदल दें। इसके पीछे देखिए शुरुआत कैसे हुई थी। नाथूराम गोडसे का नाम आज से 20 साल पहले कोई देश में लेता नहीं था, लेता था तो गालियों के साथ लेता, लेकिन धीरे धीरे नाथूराम गोडसे का नाम लिया जाने लगा, सांसद लोग नाम लेने लगे, नाथूराम गोडसे की तस्वीरें लगने लगी, उसकी मूर्ति बनने लगी। तो धीरे 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 करके गांधी की छवि को धुंधला करने, नेहरू की छवि को धुंधला करने, इस सब में रुचि है। और आपको आश्चर्य होगा कि जितनी बड़ी मूर्ति पटेल की बनी है, उससे बड़ी मूर्ति अब मोदी जी की बनने वाली है और वो महाराष्ट्र में लगने वाली है। तो ये देश अब मूर्तियों का देश है। पूजा पाठ करिए, मूर्तियां बनाइए, तीर्थ यात्रा करिए और खुश रहिए। और ये देखिए कि गदर 2 ने कितना बिजनेस किया। गदर 2 में ईशा देओल गई तो काले कपड़े पहन के गई तो कितनी अच्छी लग रही थी, इस पर रिपोर्टिंग की। बाकी इकोनॉमी की बात करने की जरूरत आपको नहीं है दिनेश जी। मैं हिमांशु जी आपके पास ये दूसरे चक्र का हरि भाई से एक छोटी टिप्पणी ले लूं, फिर डिटेल टिप्पणी आपसे लेता हूं। मैं हरि भाई के पास आता हूं। हरि भाई, मैं लास्ट वीक में एक इकोनॉमिक चैनल पे एक प्रोग्राम देख रहा था, डिबेट चल रही थी, मैं नाम नहीं बताऊंगा, उचित नहीं है। तो वहां पे एक पैनलिस्ट ने पूछा कि बातचीत ये आजादी के 76 साल कि दुनिया की 3 फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी कौन सी होती हैं। तो उन्होंने कहा पहली का नंबर बता देता हूं, चाइना थी, और दूसरी मैं छुपा के रखता हूं, और तीसरी बताता हूं कि इंडिया है। तो वहां पे 4-5 जो प्रबुद्ध इंडस्ट्रियलिस्ट पैनलिस्ट बैठे हुए थे सारे के सारे, उनसे पूछा कि नंबर 2 पे कौन था। तो शायद उनमें से एक भी जवाब नहीं दे पाया। और फिर वो कहते हैं कि द सेकंड फास्टेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड इज बांग्लादेश। तो सबके चेहरों पर एक मुस्कान थी, और उसमें एक एंकर साहब थे, उन्होंने कहा क्या आप भी इंडिया को बांग्लादेश से कंपेयर कर रहे हो। तो उन्होंने एक जवाब दिया वहां पे एक और शख्स ने, कहता है कि हमको दरअसल इतना ज्यादा सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स हो चुका है कि हम किसी से अपने आप को कंपेयर नहीं करना चाहते, और हम ये नहीं देखते कि एक छोटा सा देश जो हमारा पड़ोसी है वो कैसे लीप्स एंड बाउंड से आपसे आगे निकलता जा रहा है। और वो देश जिसकी पर कैपिटा इनकम 2014 में $1200 थी और इंडिया की $1500 थी, आज इंडिया $2300 पे है और वो $2800 पे है। बोलते हैं आप ये मत समझिए, अगर आप 3.5-3.25 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी है तो वो भी $600 बिलियन पे बैठा हुआ है। इट इज ऑल्सो इंचिंग टुवर्ड्स 1 ट्रिलियन नाउ वेरी शॉर्टली। बोलता है और आपके हिंदुस्तान के सारे कपड़े वाले लोग जो है ना, वो तिरुपुर वाले भी और आपके गुजरात वाले भी, बाकी स्टेट वाले सब बांग्लादेश जा चुके हैं आपके पैरों के नीचे से निकल निकल के। पर आप क्या है कि आपके अंदर इतना ज्यादा सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है कि आप किसी और को देखना नहीं चाहते कि कोई आपके नीचे से कारपेट खिसका रहा है और आपको ही नुकसान कर रहा है, और आप देखना नहीं चाहते। यही हमको मारता है कि ये सो कॉल्ड कई बार जो चैनल्स होते हैं, कई बार बहुत बड़े बड़े जो लोग हैं, वो ये देखना नहीं चाहते कि हमारे पड़ोस के अंदर क्या हो रहा है और हम उससे भी कुछ सीख सकते हैं। इस बात से क्या फर्क पड़ता है कि देश छोटा हो या बड़ा हो, इस बात से क्या फर्क पड़ता है कि स्विट्जरलैंड छोटा सा है, बेल्जियम छोटा सा है, उनकी पर कैपिटा इनकम तो हमसे 50 गुना ज्यादा सर, उनका जीवन हमसे बेहतर है। तो प्रश्न ये पैदा होता है कि जीवन बेहतर करना है या आपकी अर्थव्यवस्था थर्ड बनानी है। हरि भाई नहीं, यही तो मूल प्रश्न है
कि जीवन बेहतर बनाने के लिए इनको जो परिश्रम करना चाहिए या तो जो नीतियां बनानी चाहिए वो तो बनाते नहीं। और दूसरी बात, जैसे आपने की जो उदाहरण दिया वो बांग्लादेश का, तो वो कहेंगे वो हमने बनाया था, मगर हमने बनाया था कहेंगे, मुश्किल ये होगी कि वो तो इंदिरा गांधी के जमाने में बांग्लादेश बना था। यानी बच्चा जब बड़ा होता है तो यानी 18 साल का यदि बच्चा हो जाता है तो उसको मित्र समझना चाहिए। बांग्लादेश हमसे आगे निकल चुका है इकोनॉमी में। और दूसरी बात यानी उसमें एक दूसरी बात भी है सर, बांग्लादेश पर चीन का प्रभाव भी बढ़ता जा रहा है, वो भी हमारे लिए चिंता का विषय है। हम चीन के प्रभाव से घिरे हुए हैं, ये बात मेरे ख्याल से महामहिम नहीं समझते हैं, या तो समझते हैं तो चीन का चौ बोल नहीं पाते हैं। यानी ये मुश्किल है और लोगों को उलझाते हैं और सब चीजों में। जैसे कि आपने डेब्रॉय का जो लेख का जिक्र किया, को एक किताब दिखा रहा था, दीनदयाल जी के वॉल्यूम्स अमित शाह ने 2017 में प्रभात प्रकाशन ने प्रकाशित किए। दीनदयाल इस संविधान को मानते नहीं थे, ये इनके आद्य पुरुष हैं, और अभी जो चल रहे हैं तो उसी लाइन पर चल रहे हैं कि ये संविधान तो कूड़ेदान में फेंकने लायक है। आरएसएस की तो यही भूमिका रही है, आप जानते हैं भली भांति। और दूसरी बात, ये हमारे मित्र प्रकाश जी तो जानते होंगे, जनसत्ता हिंदी में थे राम बहादुर राय को मिशन दिया है, और मेरे मित्र गोविंदाचार्य को भी, कि संविधान को पलटना है, उसका एक आपको अभियान चलाना है। उनको एक अध्यक्ष पद दे दिया गया है इंदिरा गांधी के नाम से, जो वहां पर केंद्र सरकार का एक उद्यम है, उसको वही कर रहे हैं। भारतीय संविधान को किस ढंग से खत्म किया जाए, ये उनको काम दिया गया है। तो आपको तो शायद जानकारी भी है कि संविधान पैरेलल संविधान बन चुका है। आई एम ओपन फॉर करेक्शन सर, मगर ये बनाने के लिए लालायित हैं, अमल में कैसे लाएं? हो सकता है कि लोकसभा को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली घोषित कर देवे, ये भी हो सकता है, क्योंकि जम्मू कश्मीर में उन्होंने जो खेल करा वही खेल वो राष्ट्रीय स्तर पर ला सकते हैं कि असेंबली को पहले कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली यानी लेजिस्लेटिव असेंबली को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली घोषित करो, फिर उसका पावर है ना गवर्नर को दे दो। इसी प्रकार यहाँ पर वो लोकसभा को इस प्रकार से घोषित कर दें कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, हो सकता है। और कौन बोलने वाला है? उनके यहाँ तो कोई है ही नहीं। और मैं तो भली भांति मानता हूं, हमारे यहाँ प्रवीण मणियार करके एक संघ के बड़े अधिकारी थे जो भाजपा और संघ के बीच में संकलन रखते थे, वो यही कहते थे। और ऐसे भाषण हिमांशु बायाणी के गांव में राजकोट में आयोजित भी करते थे अरविंद मणियार ट्रस्ट की ओर से, कि संविधान कूड़ेदान में डालने लायक है। ये तो ऑफिशियली संघ की ओर से, संघ के लोगों की ओर से हो रहा था। और अभी तो सत्ता में बैठे हैं तो यही करना है, क्योंकि दीनदयाल जी कह के गए हैं। अब दीनदयाल जी यानी वो श्यामा बाबू की हत्या की बात करेंगे, लाल बहादुर शास्त्री की हत्या की बात करेंगे, श्यामा बाबू की हत्या की बात करेंगे, लाल बहादुर शास्त्री की हत्या की बात करेंगे, मगर दीनदयाल उपाध्याय की हत्या की बात नहीं करेंगे, क्योंकि वो अंदरूनी लोग थे। तो ये उनका जो दोहरा चेहरा है, दोगलापन है, ये हमारे सामने अभी आ रहा है, और पता नहीं वो क्या क्या कर पाएंगे। दिनेश जी, आखिरी टिप्पणी के लिए आऊंगा मैं। पहली टिप्पणी पूरी करेंगे कि गेहूं चावल की कमी नहीं है, दूध की भी शॉर्टेज है, सब्जियों की शॉर्टेज है, वेजिटेबल की शॉर्टेज है, फ्रूट की शॉर्टेज है, दालों की शॉर्टेज है, एडिबल ऑयल की शॉर्टेज है। हम एक फूड ग्रेन के या फूड स्टफ के जितने भी चीजें हैं उसके क्राइसिस के अंदर एंटर कर चुके हैं इस समय। भारत में 3 किस्म की खाद होती हैं, डीएपी है, यूरिया है और एक डीएपी होती है, एनपीके भी है उसमें एक। इनका एक कॉम्बिनेशन खेतों में यूज किया जाता है, लेकिन उस कॉम्बिनेशन को सरकार ने बिगाड़ दिया, क्योंकि इन्होंने वो खाद खरीदी जो सस्ती होती है लेकिन जमीन को नुकसान करती है, और हमारा प्रोडक्शन लॉसेस होते चले गए, जमीन ऊसर यानी कि बंजर होती चली गई। ये सवाल है कि आज हमने अपने ग्रीन रेवोल्यूशन को एक्चुअली खत्म कर दिया। हमें उम्मीद थी कि हम यहां से और नेक्स्ट स्टेप में आगे जाते थे।
इन लोगों ने जो बना बनाया ग्रीन रेवोल्यूशन था, जिसको पंडित नेहरू ने स्टार्ट किया था, धीरे धीरे हम तरक्की करते यहां तक पहुंचे, इन्होंने उसे खत्म कर दिया और आज हमें भिखारियों वाली पोजीशन पर लाके खड़ा कर दिया कि हम अनाज के लिए दूसरों के सामने हाथ फैलाए खड़े हैं। दाल नहीं है, तेल नहीं है, अनाज नहीं है, फ्रूट्स नहीं है, आधे वेजिटेबल्स नहीं है क्या हमारे पास सर? और उसके बाद हम कहते हैं, एक शब्द आता है, सबसे आगे होंगे हिंदुस्तानी। हाँ भाई होंगे, मैं तो खुद मानता हूं, लेकिन मेरे पास जो नोबेल प्राइज के जो आंकड़े हैं 919 में से 211 तो जूस हैं, हमारे तो 11 ही हैं सर। और साइंस में तो एक ही है सीवी रमन, 100 साल से ऊपर हो चुके हैं, तो कोई नोबेल प्राइज ही नहीं है हमारे पास सर। तो हम किस दिमाग की बात करते हैं सबसे आगे हो गए हिंदुस्तानी सर? सर 211 नोबेल प्राइज एक कौम को मिलते हैं, इतनी छोटी सी कौम को। सर ये पॉलिटिक्स नहीं है, कुछ तो दिमाग लगाया होगा। और नोबेल प्राइज तो बेसिक रिसर्च के ऊपर मिलते हैं, एप्लीकेशन रिसर्च पे नहीं मिलते हैं सर। हिमांशु भयानी जी, देखिए, ये जो पूरा चर्चा का जो निष्कर्ष निकलता है उसमें एक बात तय है कि अगर आपको सोशल और पॉलिटिकल चेंजेस उस लेवल के लाने हैं जहां पे आपको संविधान भी बदलना है, तो आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? आपको सबसे पहले प्रजा को आर्थिक तौर से गुलाम बनाना पड़ेगा ताकि वो किसी तरीके के पॉलिटिकल एक्टिविज्म में हिस्सा ना ले सके। तो उस दिशा में इंजीनियरिंग हो रहा है, सोशल इंजीनियरिंग। बहुत सारी बार हमारी बहस हुई है, मैंने कहा है कि ये जो पार्टी है वो पॉलिटिक्स में नहीं मानती है, ये सोशल इंजीनियरिंग में मानने वाले लोग। पॉलिटिक्स में एक जमाने तक मानती थी, जहां तक पंडित दीनदयाल उपाध्याय, श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जो मतलब एक उनकी जो विचारधारा थी, दूर दराज के इंसान तक विकास पहुंचना चाहिए, वो कहीं ना कहीं परकोलेट हुई। अटल बिहारी वाजपेयी जी में लाल कृष्ण आडवाणी जी, मुरली मनोहर जोशी जी, यशवंत सिन्हा, जसवंत सिंह, और उसके बाद जो यंग ब्रिगेड आई, सुषमा स्वराज, अरुण जेटली, शाहनवाज हुसैन, मुख्तार अब्बास नकवी, और ये अपने नितिन गडकरी और ये जावड़ेकर जी या प्रमोद महाजन, उस लेवल तक थी। अब जो है वो बात सोशल इंजीनियरिंग की है। सोशल इंजीनियरिंग में क्या होता है, आप कढ़ाई में मेंढक को डाल दीजिए, पानी डाल दीजिए और टेम्परेचर बढ़ाते जाए, तो वो हो रहा है एग्जैक्ट। गुजरात के डेट की बात आई थिंक गरीब भाई ने पूछी थी, 53,000 करोड़ 2001 में जब नरेंद्र भाई ने सत्ता हासिल की थी, और आज 24-25 में होने जा रहा है 4.5 लाख करोड़, तो ऑलमोस्ट 9 टाइम्स बढ़ चुका है। तो ये उस दिशा में जा रहा है, आपको समझना पड़ेगा। जैसे मैंने कहा कि नवनिर्माण आंदोलन क्यों सक्सेसफुल हुआ था, क्योंकि मिडिल क्लास था उसमें। आप मिडिल क्लास को मतलब एक बना दीजिए, जैसे वो हर एक चीज के लिए आपके ऊपर ही बैंक रहेगा, और आपकी और 20 करोड़ ज़ॉम्बीज़ हैं, ज़ॉम्बीज़ भी भूल जाइए साहब, ज़ॉम्बीज़ भी भूल जाइए। आज क्या हुआ है देखिए, आज अगर 20 या 21 साल का कोई लड़का है तो उसने गुजरात में नरेंद्र मोदी के अलावा कोई नेता ही नहीं देखे। गुजरात बीजेपी में कांग्रेस से कितने नेता आए, आज कहां है वो? किसी को उन नेताओं के बारे में कोई पता ही नहीं है, समझो आप। तो ये जो इंजीनियरिंग हुआ है, ये जो मेंटल सोशल इंजीनियरिंग हुआ है, उसका मतलब जब तक आप उसका कोई इलाज नहीं कर पाएंगे तब तक मुझे लगता है हम बहस बिल्कुल करते रहेंगे, हम दुखी भी होंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता है। और वो जो एक जनरेशन थी कि जो एक जिसको बोले कि वो निकल पड़ती थी सड़कों पे, आज वो जनरेशन सोशल मीडिया पे बिजी। और एक आप आंकड़े देख लीजिए, 100 करोड़ मतदाता इस बार 2024 में पोलिंग बूथ तक जाने के लिए एलिजिबल है, उसमें से 20 करोड़ तो इनके कार्यकर्ता, इनके कमिटेड वोटर्स। मामला जो होगा 25 से 27 करोड़ वोट के लिए, तो क्या जो गठबंधन है वो 35 से 40 करोड़ वोट लेके आएगा? और मुझे लगता है यूपी का जैसे हुआ था, यूपी में कोरोना के बाद 100-200 मत से जो हार जीत हुई, ऐसा भी हो सकता है, या गुजरात में जो हुआ वैसा हो सकता है कि सिर्फ इनके ही वोटर्स बाहर आए, बाकी के ना आए। तो ये सब चीजों को समझना पड़ेगा। और ये क्यों हो रहा है? विवेक देबरॉय एक इकोनॉमिस्ट जो है वो ये आर्टिकल क्यों लिख रहे हैं, इकोनॉमी क्यों इस तरीके से पूरी मल्ट की जाती है? और जैसे मैंने कहा कि आप एक जो पूरा तबका है उसको आप इनकम टैक्स में नहीं ले जा रहे, तो आपने उस तबके को ही खत्म करना शुरू कर दिया है, तो वहां से तो क्राइसिस शुरू होगी ना। जब आपके किसान कुछ प्रोड्यूस ही नहीं कर पाएंगे, तो आपका सबसे बड़ा जो प्लस पॉइंट है, आप एक ऐसा देश है जहां पे, भारत एक ऐसा देश है जहां पे 12 महीने आपको फल फूल धान सीरियल्स पल्सेस सब कुछ मिलता है, उसी के ऊपर आप मतलब हथौड़ा मार रहे हैं। तो आप ऑलरेडी ऑयल तो इंपोर्ट करते हैं, आप ऑलरेडी ऑयल इंपोर्ट करने के लिए करेंसी इंपोर्ट करते हैं, आप करेंसी और ऑयल से जो भी मतलब करते हैं मैन्युफैक्चरिंग, उसके बाद अपना सॉवरेन रेटिंग बढ़ाने के लिए गोल्ड वो इंपोर्ट करते हैं, गोल्ड के लिए भी आप करेंसी इंपोर्ट करते हैं।
तो अब आप डेटा अपने खाने पीने की चीज भी इंपोर्ट करेंगे तो देश के हालात क्या होंगे? एक और डेटा देता हूं, कल का है, जुलाई के महीने का डेटा है। जी जी हिंदुस्तान में बिकने वाली सबसे महंगी मोटरसाइकिल, उसकी संख्या थोड़ी बढ़ गई है। सबसे महंगे मकान बढ़ गए हैं, लेकिन उससे क्या लेना लेकिन देना है दादा? बॉटम ऑफ द पिरामिड, सर बॉटम ऑफ द पिरामिड। फिगर 5 रुपए का बिस्किट का पैकेट अगर आज आप खरीदते तो उसके ऊपर जीएसटी है। बॉटम सर ऑफ द पिरामिड कंजम्पशन खत्म हो रहा है। सर मेरा फिगर दूसरा है। एक कॉमन जी मोटरसाइकिल जो बिकती है, जो शहर के लोग और गांव के लोग खरीदते हैं, वो 125 सीसी से नीचे है। जी पिछले साल ये मोटरसाइकिल 5,70,000 बिकी थी सर। इस साल जी 4,30,000 बिकी है। मोर देन जी 20% रिडक्शन सर। ये स्ट्रेस बता रहा है सर। दिस इज द स्ट्रेस सर नहीं, आई एम वो टॉकिंग। क्यों है समझ लीजिए। वो क्यों है? क्योंकि वो जो खर्चने वाले लोग थे वो माइग्रेट हो चुके हैं। वो जो पॉपुलेशन माइग्रेट हुई है वो ये मोटरसाइकिल बाई नहीं करेगी यहाँ। और बाकी की पॉपुलेशन आपने उस लेवल पे ले नहीं जाके वो ऐसी मोटरसाइकिल बाई कर सके। तो डिस्पोजेबल इनकम नहीं है, जॉब्स नहीं है। आप समझने की कोशिश कीजिए। जो भी है थोड़ा बहुत शहरों में, बड़े बड़े शहरों में। आप टीयर 2 टीयर 3 सिटीज में हालात देखिए साहब, बहुत बहुत बद से बदतर हालात है खुदरा मार्केट के। मैं तो जाके बैठता हूं, मेरे दोस्तों के जो शोरूम्स है वहां पे 3-3 घंटे बैठो, एक ग्राहक ना आए, एक ग्राहक नहीं आता है 3-3 घंटे सीजन के टाइम पे। तो ये हालात है। और जो पैसा देने आता है जिसके पास, उसका मतलब पैसा उधर या माल किसी को दिया है, वो भी बोलता है कि साहब पिछले 10 दिन से एक ग्राहक ऐसा नहीं है जो धंधा दे जाए हमको। तो ये हालात है जी, आपका कहना बिल्कुल सही है। मुझे लगता है ये चर्चा आज की बॉटम ऑफ काफी द पिरामिड। मैं क्या देख रहा हूं, मैं बहुत ही एक बाजारी आदमी हूं। बाजार इन द सेंस, मैं बाजार में घूमने वाला, बाजारी नॉट इन दैट सेंस, बट रिटेल काउंटर्स पे जाके बैठता हूँ, लोगों से बैठता हूँ, मेरे से दोस्त है, मेरा मतलब ऐसा रहा है सब। मेरा एजुकेशन वगैरह की, मैं जैन बोर्डिंग में पढ़ा हूं, तो ज्यादातर बनिया व्यापारियों के बेटे मेरे दोस्त है। तो उनके दुकानों पे, उनके शोरूम पे, ऑटोमोबाइल्स का शोरूम हो या साड़ी का शोरूम हो, वहां जाके बैठता हूँ, चाय पीता हूँ, ऑब्जर्व करता हूँ। बॉटम ऑफ द पिरामिड कंजम्पशन इज कंप्लीटली क्लैंप्ड। आप मोटरसाइकिल बेचिए, थार बेचिए, उससे कोई फर्क, वो कौन खरीद रहा है? आपके लोग खरीद रहे हैं, जिन्होंने आपके जरिए पैसा कमाए हैं, कॉन्ट्रैक्ट के जरिए या दूसरे। 20 साल पहले, 10 साल पहले भारतीय जनता पार्टी गुजरात में पावर में आई, लोग के खाने के जो पक्ष के साथ थे, उनके खाने के प्रॉब्लम थे। या आप मिल लीजिए किसी पुराने भी जर्नलिस्ट से, आर.के. मिश्रा साहब करके पूछ लीजिए क्या होता था। बीजेपी की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होती थी, टोकन्स के ऊपर भजिए आते थे। आज बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस देख लीजिए। तो ये हुआ है, देखिए। और उसका भी कॉन्ट्रैक्ट उन्हीं के लोगों को मिलता है। तो वो उनके पास थार है, उनके पास बीएमडब्ल्यू, उनके पास मर्सिडीज है भैया। पब्लिक का क्या है? पब्लिक का तो सुना ही है। और गवर्नमेंट सर्वेंट्स का जिस तरीके से पे स्केल बढ़ा है, तो वो क्या करेंगे? ऑब्वियसली वो पैसा वहीं पे खर्च करने वाले हैं। या तो गाड़ी खरीदेंगे, या तो घर तो बना के बैठे हैं वो लोग। तो दूसरा या तीसरा घर तो खरीदने नहीं जाएंगे, तो गाड़ी खरीदेंगे, 3 साल में गाड़ी बदल देंगे। तो ये कोई, और ये आप क्या करते हैं? ये आपने रास्ते तो देखिए कैसे बनाए हैं। आपकी गाड़ी 3 साल काम भी ना करे, गाड़ी टूट जाए, तो उसमें सर्विस करवाने के लिए आप जाए तो उसके ऊपर भी जीएसटी। तो आप नहीं गाड़ी लेना पसंद करेंगे। मोबाइल, बाइक पे आप जा रहे हैं, आपकी जेब से मोबाइल गिर गया, मोबाइल क्रैश हो, नया मोबाइल लेना पड़ेगा आपको। तो कंपल्सरी कंजम्पशन है इन सब चीजों का, और उसके ऊपर जीएसटी। तो दिस इज नॉट अ नेचुरल कंजम्पशन। जी सर। ending last line, concluding ending last line, मनमोहन सिंह की सरकार ने जो ग्रोथ लाई थी, वो इकोनॉमिक क्राइसिस जो आई थी, लेमन ब्रदर्स की, वर्ल्ड पूरे में जो क्राइसिस आई थी, उसके दरमियान ये ग्रोथ लाई थी। आज आप कोरोना बोल रहे, कोरोना का क्राइसिस आया, कोरोना के क्राइसिस में ऑयल प्राइस नेगेटिव गए। आपने क्या किया इंसुलेट करने के लिए? नेगेटिव ऑयल प्राइसिस में क्यों आपने डिलीवरीज नहीं ले ली थी? तो आपका मतलब इकोनॉमी बड़ा रिवाइव हो जाता जब आप एक बड़े ऑयल इंपोर्टिंग इकोनॉमी हो। क्यों नहीं किया आपने? तो इसका कोई कंपैरिजन हो ही नहीं सर। जी, बिल्कुल आपने सही कहा। मुझे लगता है कि इस चर्चा में बहुत सारे ऐसे मुद्दे उठे हैं जो आजकल की चर्चाओं में नहीं उठते हैं, और शायद यही उम्मीद होती है कि दर्शक ये चाहते हैं कि एक बहुत गहरी बात यहाँ से निकल कर आए। वो सारे तथ्य, वो सारे फैक्ट्स जो कई बार निकल कर नहीं बाहर आते हैं, वो इन चर्चाओं में निकल कर आते हैं। तो मैं आप सबका, हिमांशु भाई, प्रकाश जी और हरि भाई, आपका शुक्रिया अदा करूंगा कि आपने इस चर्चा को सार्थक बनाया। और दर्शक मित्रों, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और आप हमारी छोटी छोटी आर्थिक सहायता कर सकते हैं। नीचे सुपर स्टिकर डॉलर का साइन है, उसके ऊपर
का हमारे न्यूज टाइम की मेंबरशिप भी है, इसमें भी असुविधा हो तो आप नीचे यूपीआई नंबर और बैंक अकाउंट नंबर है, छोटी छोटी मदद से आप पत्रकारिता को जीवित रख सकते हैं, आप लोकतंत्र को जीवित रख सकते हैं। यही हमारा आपसे कहना है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। थैंक यू।